नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। रिवाइज करके आओगे? ठीक, पढ़ के कल आए थे नहीं आए? किसको से आए थे? बताइए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1991। ठीक है। चंदावर का युद्ध मैडम नहीं आए थे इधर? देख रहे हो? देख लिए? अब बताओ, चंदावर का युद्ध इन्हें किसके किसके बीच हुआ? मोदी और राहुल? जयदेव? ठीक है। और जयदेव और जयचंद और मोहम्मद गौरी? ठीक। इधर पायल मैडम बताइए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1125। 100 साल अब बढ़ा दे रहे हो आप। 1025। कल नहीं आए थे? ठीक। नगरकोट के विरुद्ध हमला मैडम, नगरकोट के विरुद्ध हमला, नगरकोट का हमला 1100 नहीं है, 1008। चलो ठीक, याद करके आया करो एक बार 5 मिनट में पूरा रिकैप। अरब आक्रमण, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वहाँ 570 में जब इस्लाम चालू हुआ, मतलब पैगम्बर मोहम्मद पैदा हुए। 40 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। उनके बाद खलीफाओं ने कमान संभाला इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार का। ठीक है। अल हज्जाज एक राजनीतिक सलाहकार खलीफा का, उसका एक सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जो उसका खुद का दामाद था, भतीजा था। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम वो आता है 710 ईस्वी में, देवल बंदरगाह पे कब्जा करता है। 712 सिंध के आसपास लड़ाई होती है। ठीक है। तो पहला सफल आक्रमण उसको माना जाता है। क्लियर? उस टाइम राजा कौन था पूछा तो राजा दाहिर। ठीक। 2 उद्देश्य थे मुख्य, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। अरबों के बाद तुर्क आते हैं। ठीक है। तो तुर्क में गजनी साम्राज्य देखने को मिला था। 4 शासक, अलप्तगिन, पीरितगिन, सुबुकगिन, महमूद गजनी। अलप्तगिन संस्थापक, पीरित और सुबुक के बारे में कुछ याद नहीं, महमूद गजनी पूरा इंपॉर्टेंट है। 17 बार आक्रमण किया, 17 में से 5 आक्रमण याद रखना है। 1000 ईस्वी पहला आक्रमण, प से पेशावर, पहला आक्रमण पेशावर में। 1001 में जयपाल के विरुद्ध। 1008 नगरकोट। 1025 सोमनाथ। जब ये पैसे लूट के जाते हैं इन लोगों को कौन लूट लेता है? जाट। तो 1027 जाटों के विरुद्ध आक्रमण होता है। ठीक है। फिर ये मर जाता है, वापस नहीं आता। क्लियर? अल बरूनी, फिरदौसी, उद्बी, फारूकी, ये 4 लोग इसके दरबार में थे। अल बरूनी किताबुल हिंद, उद्बी किताबुल यामिनी, शाहनामा फिरदौसी। ठीक, ये क्लियर है। बिल्ला ने उसको मिल्ला की उपाधि दी थी, अल आदिर बिल्ला, जो कि बगदाद के खलीफा थे। यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्ला, ये उपाधि दी थी किसको? महमूद गजनी को। सुल्तान पद की उपाधि दिया था क्या? नहीं, खुद धारण कर लिया था। तो लिखवा के कौन लाता बगदाद के खलीफा से? इल्तुतमिश। वो बाद में भी आज ये वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गौरी का कहानी देखे, गौर साम्राज्य का शासक बनता है 1173 में। 1175 में मुल्तान पे आक्रमण। 1178 में गुजरात में आक्रमण, जो कि चालुक्य सोलंकी वंश का राजा भीम द्वितीय, भीम प्रथम सोमनाथ मंदिर के समय था। भीम द्वितीय उसको हरा देता है, किसको? मोहम्मद गौरी को। 13 साल बाद फिर आता है 1191 में, फिर हारते हैं किससे? पृथ्वीराज चौहान से। 1192 में जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान को हराकर। 1194 में चंदावर का युद्ध, जो कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। ठीक, ये कहानी क्लियर थी।
तो ये मोहम्मद गौरी तक का कहानी सफ़र। 1206 में उसकी मृत्यु होती है। उसका गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश की नींव रखता है। ठीक है, फिर वो शायरी बताया था, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर कालम ना दे गया कब की सुनाई में। तो वहाँ करो ना से क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आमतौर पे हम लोग दिल्ली सल्तनत जब पढ़ते हैं, अब यहाँ से नया टॉपिक सुनना, दिल्ली सल्तनत जब पढ़ते हैं तो लगता है कि सबकी राजधानी दिल्ली रही होगी, ऐसा नहीं है। शुरुआत में राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। हमेशा अगर पूछा जाता है तो वहीं से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा ये बनेगा कि घोड़े से गिरकर कौन से राजा या कौन से सुल्तान की मृत्यु होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुर्दुक कुर्दुक याद रखना, कुर्दुक कुर्दुक मतलब घोड़ा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ से याद रखना। तो घोड़े से गिर के किस सुल्तान की मृत्यु हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में ये गद्दी पे बैठता है और 1210 में मर जाता है। 4 साल हुए रहता है। एक राजा रहता है, एक राजा का घोड़ा चुरा के लेके आ जाता है। ठीक है, मतलब उस युद्ध में राजा को मार दिया रहता है, अब उसके घोड़े के लेके आ जाता है। घोड़ा भी वफादार रहता है, मौके का इंतजार करते रहता है। ठीक है, तो इन लोग चौगान खेलते हैं। चौगान मतलब पोलो, हॉर्स पोलो, घोड़े में बैठ के हॉकी खेलने वाला। ठीक, तो जैसे ही घोड़े में बैठता है, पहली बार उसकी सवारी किया रहता है, तो घोड़े को मौका मिल जाता है उसको मारने का। ठीक है, तो मैदान में ले जाता है, उसको एक विली मारता है, विली मतलब समझ गए। ठीक है, तो विली मार के उसको गिराता है, 2-4 फाइट उसको मारता है छाती पे और भग जाता है घोड़ा। ठीक है, तो उससे इसकी मृत्यु जाती है, किसकी, ऐबक की मृत्यु। ऐसी सीढ़ी से गिरकर किसकी मृत्यु होती है पूछा जाए तो हुमायूं की। घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन लोग गिरते पड़ते रहते थे। ठीक है, हुमायूं सीढ़ी से गिरकर मरा था। किसका पापा था वो, अकबर का। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके नाम में ही कुतुब मीनार छुपा हुआ है, तो कुतुब अपने नाम से कुतुब मीनार बनाया था। ठीक है, लेकिन बनाना अलग चीज़ है और नींव रखना अलग चीज़ है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, नींव फाउंडेशन किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको कंप्लीट किसने कराया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस बीच तो मर गया था वो, इसके बाद आता है इल्तुतमिश, उसको कंप्लीट कराया। फिर 5वां मंजिल कौन बनाया पूछने से तो आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी पूछा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट किसने कराया, इल्तुतमिश। अभी आगे मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। ठीक है, गुलाम था। ठीक, कोई अपना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, जो है सुल्तान की सेवा में। ठीक है, तो ये थोड़ा दरिया दिल था। जैसे ही सुल्तान बना तो दान पुण्य करते रहता था। ठीक है, तो वहाँ से उसका नाम पड़ गया लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। ठीक है, किसको बोलते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुब मीनार तो बनवाई था, इसके अलावा 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है। एक है 2.5 दिन का झोपड़ा और एक है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से ही कुतुब मीनार याद रहेगा और कुकू से ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद याद रहेगा। ठीक है, कुकू से ही कुर्दुक कुर्दुक भी याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब याद रख लेना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि कहाँ पे, दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कहाँ है, अजमेर राजस्थान में। इसका निर्माण भी किसने कराया पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो झोपड़ा झोपड़ी वाला नहीं है, क्या वाला है, मस्जिद है। ठीक है, तो 2.5 दिन में निर्माण हुआ था करके इसका नाम क्या रख दिए, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी। ये खिलजी फैमिली से इसका कोई लेना देना नहीं ना, अलाउद्दीन खिलजी वाले से। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ये किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, जला दिया। 6 महीने तक जलता रहा नालंदा विश्वविद्यालय। ऐबक की मृत्यु जाती है 1210 ईस्वी में। ठीक है, आराम शाह इसके बाद गद्दी पे बैठते, इसके बारे में कुछ खास याद नहीं रखना है। करो ना आराम इतना, तो करोना से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह। ठीक है, तो जब आराम आराम करते रहता है तो इसको इल्तुतमिश मार देता है। ठीक है, तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। ठीक, अब इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारे पॉइंट याद रखने। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को ट्रांसफर करके कहाँ लेके आता है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के लेकर आता है इल्तुतमिश। तो लाहौर में कौन शासन कर रहा था अभी तक, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। लाहौर से ट्रांसफर करके लाता है कैपिटल इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक निकल गया, आराम शाह निकल गया। ठीक है, इससे पहले और कोई शासक है, उन लोग भी निकल गए, लेकिन जो प्रजा थी उनको उतना पूछता नहीं था। ठीक है, पूछते नहीं थे, तो इसने सुल्तान का टाइटल लेके आया, किससे, बगदाद के खलीफा से। मैंने बोला खलीफा को हर कोई जो मुस्लिम प्रजा थी वो मानती थी। ठीक है, अपने धार्मिक गुरु के रूप में उसको देखती थी। ठीक, तो वहाँ से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करके लेके आया टाइटल सुल्तान। इससे पहले महमूद गजनी भी लेके आया,
लेकिन वो खुद लेके आ गया, ठीक है। उसको सुल्तान ने उसने नहीं दिया था, किसने? बगदाद के खलीफा ने, ठीक है। तो सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति लेकर आया था कौन? इल्तुतमिश। अब कुतुब मीनार ऐसे दिखता तो अच्छा है, लेकिन कंप्लीट नहीं रहता, इनकम्प्लीट रहता है, तो इसको अच्छा नहीं लगता, तो इसने क्या किया, इसको कंप्लीट करवाया, ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए चांदी का। ये शुद्ध अरबी वाले को छोड़ दो, इसके टाइम में जो सिक्का चलता था उसको क्या बोलते थे? चांदी का टंका, तांबे का जीतल। मतलब जो जीतल है वो किसका बना रहता था? पूछता है तांबा का, टंका चांदी का। तो हमेशा हम लोग सोना पीतल नहीं बोलते, तांबा पीतल एक साथ बोलते हैं। तो तांबा से तांबा रखना, पीतल से जीतल रखना। तो जो जीतल था वो तांबे का था, जो टंका था वो चांदी का, ठीक है, क्लियर। इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली आगे चल के कभी इकोनॉमिक्स वगैरह में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्ता, छोटे छोटे जमीन में बांट देना, जमीन के टुकड़े दूसरे को दे देना, इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम। किसने? इल्तुतमिश ने। याद रह जाएगा, ई से इल्तुतमिश, ई से ही इक्ता, ठीक है, इतना क्लियर। अब जैसे देखा कि भैया इतना बड़ा क्षेत्र अपने को मिल गया, शासन कर पाना मुश्किल हो गया, अकेले मैं कितने काम को देखूं, ठीक। तो जैसे ही बाद में क्षेत्र विस्तार होने लगा, इसको बर्डन लगने लग गया। इसने सोचा कि भैया जैसे प्रधानमंत्री रखते नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भूपेश बघेल के भी होंगे, मोदी जी के भी होंगे। तो इसने भी सोचा कि भैया मैं भी एक ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन उसका नाम वो नहीं रखा, उसका नाम रखा तुर्कान है चीह लगान। क्या? तुर्कान है चीह लगान, ठीक है। अलग अलग नाम मिलेगा, चीह लगान, चीह लगानी, चह लगानी, ठीक, एक ही है, तुर्कान है चीह लगान। तो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा तुर्कान है चीह लगान। तो इन लोग क्या करेंगे? इन लोग उसको सलाह देने का काम करते थे। लेकिन आगे चल के ये 40 लोग इतने पावरफुल बन जाते हैं कि राजा को कोई नहीं सुनता, या राजा पे इतना दबाव डालते कि अगर भैया तुम ये बात नहीं माने तो तुम हट जाओ, साइड हो जाओ, ठीक है। तो आगे चल के एक बलबन नाम का व्यक्ति आएगा, कौन? ठीक है, ये मूड खराब होता है, एक ही दिन में सब 40 के 40 लोग को निपटा देता है, ठीक है, कहानी खत्म। तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। उसको निपटाया किसने? बलबन ने। तो बलबन के बहुत सारे काम ऐसे मैं याद किया हूँ बलपूर्वक। अभी 40 गुलाम सरदारों को मारना आसान बात नहीं था, तो उसके लिए क्या चाहिए था? बल। तो बल से रखना बलबन। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ये अमीर मतलब वो पैसे से अमीर मत समझना, ठीक है, जिनका समाज में और राजनीतिक रूप से अच्छा पकड़ हो उनको अमीर बोलते थे, समझ लो, ठीक है। तो अमीर पैसे वाला अमीर नहीं, ठीक। तो दिल्ली के अमीरों का दमन किया और तुर्क के अमीरों को बढ़ावा दिया। तुर्कान चीह लगान जो है ना, तुर्क के लोग थे, ठीक है, टर्किश लोग थे, क्लियर। चलो, इतना क्लियर है, ठीक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिए, आराम शाह देख लिए, इल्तुतमिश देख लिए। अब इल्तुतमिश के कुछ बेटे रहेंगे और कुछ बेटी रहेंगी। तो एक बेटी जो बहुत फेमस रहती है, नाम रहता है उसका रजिया सुल्तान, ठीक। और जो बेटे रहते हैं ये सब शामिल रहते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, ये बड़ा था रुकनुद्दीन फिरोज। तो जो बेटे थे सारे के सारे क्या थे? नालायक थे, ठीक है। और जो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश जब गद्दी या सिंहासन पे बैठता था तो उसी समय से रजिया सुल्तान क्या उसके बाजू में जाके बैठ जाती थी, देखती थी सारे सिस्टम को, ठीक है। तो सब लोग रजिया सुल्तान को जानने लगे थे और रजिया सुल्तान सभी को। अब बचपन से वही काम देखी है, तो पूरा प्रशासन कैसे संभालना है रजिया सुल्तान को आता था। जैसे व्यापारी लोग देखना, स्कूल में पढ़ाई नहीं पढ़ाई, हम लोग जैसे 8वीं 9वीं 10वीं में परसेंट नहीं बने तो ठुकाई पिटाई होता था। ऐसे मरवाड़ी, जैन मरवाड़ी फैमिली में देखोगे तो उतना नहीं होता। उधर भैया ऐसी तैसी करा, इधर गले में बैठ बैठ के देख, बस सीख, जब कैसे ट्रांजैक्शन होता है बस वही देखो, कैसे डील किया जाता है कस्टमर से वही देखो। क्यों सीखेंगे? तो बचपन से बैठे रहते तो अच्छा सीख जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ये रजिया सुल्तान जाके बैठ जाती थी, खेलती कूदती थी वहीं पे। तो धीरे धीरे ये लोगों के बीच अच्छा फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, तो लोगों का इसका समर्थन प्राप्त था, ठीक। अब बेटे नालायक निकल गए तो रजिया सुल्तान एक प्रमुख दावेदार बनी, लेकिन इतना आसान नहीं था उसका रास्ता, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा होता कि कोई मुस्लिम समाज से महिला शासिका बनती। और जो सुल्तान है तो जाके उसको ऐसे सलाम दे रहे हैं, तो किसी अच्छे पद के अधिकारी लोग को ये मंजूर नहीं था कि भैया जाके किसी महिला के सामने हम झुके, तो उसको बनने नहीं दिए, ठीक है। तो गद्दी पे कौन बैठ गया? उसके नालायक बेटा रुकनुद्दीन फिरोज बैठ गया, लेकिन उसको काम धाम से लेना देना नहीं था, पी पा के पड़े रहता था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक। तो जब इसको कुछ समझ नहीं आता था तो इनडायरेक्टली रूल कौन करती थी? उसकी माँ, उसका नाम क्या था? शाह तुर्कान, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल शाह तुर्कान के हाथ में आ गया था। और जो 40 गुलाम सरदारों का दल बना था तुर्कान चीह लगान, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका बात ही नहीं सुनती थी, ठीक है। वो जो फैसला लेती थी उसको अपोज करती थी। कौन? शाह तुर्कान। तो तुर्कान लोग को लगा कि भैया जब हम
हमारे ऊपर महिला ही शासन कर रही है, तो क्यों ना रजिया सुल्तान को लेके आए। और अगर हम रजिया सुल्तान को लेके आए तो कम से कम वो हमारा बात मानेगी, शाह तुर्कान तो मान नहीं रही है। तो ये क्या करते, जो तुर्कान चीज लगाना है इसको अपदस्थ कर देते। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता नहीं, प्रस्ताव 2/3 से पास, ऐसे 2/3 से पास करके इसको हटा देते। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को। तो यह अल्तुतमिश इसका पुत्र था, यह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। ठीक है, क्लियर। तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन को हराकर रजिया को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। तुर्क अमीरों ने, वो तुर्कान चीह लगाना था, उन लोग हटा दिए। और जो टर्किश लोग थे उन लोग किसको गद्दी पे बैठाए? रजिया को। ठीक है, तो रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। साउथ इंडिया में एक और ऐसी कैरेक्टर है, कितने साल तक जो शासन की? 35 साल 36 साल। रुद्रदेव महाराज नाम से, उसका एक अलग कहानी। अब 35 साल तक किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़की है। ठीक है, तो क्या थी लड़की, लेकिन लड़का बन के 35 साल तक शासन की, शादी भी कर ली। ठीक है, शादी भी हो गया था। बाद में मालूम चला कि नहीं भाई, ये रुद्रदेव महाराज वाले में भी यही फोटो लगा दियो, रुद्रमादेव में। ठीक है, तो देख लो, ये रजिया सुल्तान दिख रही अच्छी। यस सर बोल रहे हो, इधर वाले में ध्यान दो, उधर नहीं। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर अच्छा देखो, पर्दा प्रथा क्या पूरे ऐसे कवर रहता था। ठीक है, और सुल्तान लोग, अलाउद्दीन खिलजी वाला मूवी देखो क्या, पद्मावती, तो ऐसे सिंहा टोपी रहता है, नहीं टोपी बोलेंगे क्या, ताज जो, ठीक है, तो उसका ताज का डिजाइन अलग रहता है। ठीक है, तो वो ताज किस नाम से जाना जाता था? कुलाह, उसको कुलाह बोलते थे, टोपी। ठीक है, तो जैसे सुल्तान जाते थे वैसे ही वो भी क्या टोपी पहन के जाने लगे, है ना, मतलब ऊपर ताज था उसके सर के। ठीक, और बोले कि भैया मैं भी सुल्तान जैसे ड्रेस पहनूंगी, तो उसका ड्रेस देखने से लॉन्ग चूड़ीदार वाला ड्रेस। ठीक, तो कौन पहन के जाती थी? रजिया। तो पर्दा प्रथा को त्याग दी और क्या पहन के जाने लगी? चोगा या काबा, वही लंबा लंबा ड्रेस। ठीक है, और कुला मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। ये सब हरकत किसी को पसंद नहीं आता था, लेकिन अब सुल्तान बन चुकी थी। ठीक, जब आपके पास पावर रहेगा ना तो किसी का मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है, और नहीं रहे तो इल्टे चिल्टे आके कुछ ना कुछ बोल के जाने लगेंगे। तो रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। अब देखो, इसको ना सपोर्ट की कमी होने लग गई। तो अल्तुनिया आसपास का कहीं शासक रहा होगा छोटा मोटा। ठीक, तो सपोर्ट पाने के लिए किससे शादी कर लेती? अल्तुनिया से। ठीक है, किससे शादी कर लेती है? अल्तुनिया से। लेकिन इसका अफेयर चलता था जमालुद्दीन याकूत से। ठीक है, जमालुद्दीन याकूत से। ऐसा मेरे को नहीं लगता था, ऐसे ये जो तुर्किश लोग थे ना उसको लगता था। क्यों लगता था? ये जमालुद्दीन याकूत गैर तुर्क था, मतलब टर्किश नहीं था वो। ठीक है, जमालुद्दीन याकूत। तो अब ये जो 40 गुलाम सरदार का दल था तुर्कान चीलगान, ये हर फैसले में इंटरफेयर करता था। रजिया जो भी फैसला लेती थी उसमें टांग लड़ाते थे। तो अब ये रजिया सुल्तान को मालूम था कि अगर मैं इसके फैसले को अपोज करूंगी तो मेरे को तुरंत हटा देंगे। तो क्या किया जाए? तो इन लोगों को हटाया नहीं जाए, नए पद सृजित किया जाए या नए बाहरी लोगों को लेके आ जाए, गैर तुर्कों को। ठीक है, तो कम से कम वो मेरे वफादार रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा पद था घोड़े का सरदार का, जिसको बोलते थे अमीर आखुर। अमीर ए आखुर मतलब क्या? घोड़े का सरदार। तो किसको बनाती है? याकूत को। ऐसे याद रखना, कुत्ते को घोड़ा बना दिया, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, कुत्ते से याकूत याद रखना। तो घोड़े का सरदार किसको बना देती है? जमालुद्दीन याकूत। तो ये बहुत बड़ा पद था, ऐसा नहीं कि घोड़े साफ सफाई कर रहे। ठीक है, पोछने पाछने वाला काम नहीं था। मतलब जितने भी घोड़े थे जो सेना में यूज होते थे, पर्सनल यूज के लिए थे, वो सबका सरदार कौन था? जमालुद्दीन याकूत। तो गैर तुर्कों को ये अच्छा पद दे रही थी, गैर तुर्कों को सामंत बना रही थी। ठीक है, उससे चिढ़ गए कौन? तुर्क लोग, कि हमारा वर्चस्व क्या रह जाएगा फिर। ठीक, तो इसके वजह से क्या करते हैं, जब ये ऐसा हरकत करती है ना तो इसको अपदस्थ कर देते हैं, पहले भगा देते हैं। इसका स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं कि भैया धीरे धीरे हटाने का प्रयास कर उन लोगों को, तो हटा देती है। ठीक है, तो जमालुद्दीन याकूत को क्या बनाती है? घोड़े का सरदार, अमीर याकूर, याद रखना। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था 3 साल 6 में 365 से याद कर लिया, साल में 365 दिन होते नहीं, 3 साल 6 महीना 5 दिन, ये अपने ऐसे ही याद रखने के लिए। ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कितने दिन कितने घंटे सुबह भगाए शाम को भगाए, ऐसा नहीं पूछेगा। तो लगभग 3.5 साल इसका कार्यकाल रहा था। किसका? रजिया सुल्तान। लेकिन 3.5 साल की उसमें पूरे 800 साल बाद भी उसको याद किया जा रहा है।
रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। अब देखो, वो जमालुद्दीन याकूत वाला खबर इसको मिलता है अल्तुनिया को, तो वो गुस्सा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, नहीं करता लेकिन ठीक है। हाँ ठीक है, तुम्हारा एक, मेरा इधर दो तीन चल रहा है, ठीक है, चल जाएगा। ठीक, तो बाद में रजिया ये अल्तुनिया के साथ ही मिल के वापस छोटा मोटा लड़ाई लड़ते रहती थी, ये छुटपुट लड़ाई चलते रहता था। इससे परेशान हो गए थे कौन? वो जो तुर्क लोग थे, तुर्क अमीर जो थे, या बोल सकते हो 40 सरदार लोग। तो उसको क्या करते हैं, उसकी सुपारी दे देते हैं। ठीक है, सुपारी दे देते हैं। तो रजिया और अल्तुनिया गार्डन में बैठे रहते, कहाँ पे? कैथल के पास। तो वहीं पे उसको घेर के मार देते हैं। अल्तुनिया भाग जाता है बोला, ठीक है तुम जाना, तुम्हारा है, भाग जाता है छोड़ के। रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। उसकी जो समाधि है आज भी आप देखोगे वहाँ पे कैथल में। एक गाना था ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, यही वाला है। ठीक, क्लियर? 2 मिनट दे रहा हूँ, यहीं से देख के याद करो इसको। ठीक है, बैराम शाह के बारे में कुछ याद नहीं रखना है, अलाउद्दीन मसूद शाह इसके बारे में भी कुछ याद नहीं रखना है। ये पॉइंट ऊपर आना था, इधर आ गया। जमालुद्दीन जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार बनाई, अमीर याकूर इसका नाम था। ठीक, फिर आते हैं नासरुद्दीन महमूद। ठीक, अब ये जब नासरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठता है ना, तो इसका उम्र बहुत ज़्यादा हो जा रहता है। ठीक, इसको कुछ खास रुचि नहीं रहता, मतलब ये राजपाट में ये भोग विलास में उसको कोई रुचि नहीं रहता। किसको? नासरुद्दीन महमूद को। इसका एक बहुत बड़ा वफादार रहता है, बहुत अच्छा वफादार, नाम रहता है उसका क्या? बलबन। ठीक है, तो बलबन गुलाम रहता है, एकदम अखंड खसमाड़ू। ठीक है, इसको खरीद को लेके आया रहता है। ठीक, 7 फीट का आदमी, ग्रेट खली जैसा। ठीक है, लेकिन दिखने में एकदम बदसूरत रहता है। ठीक है, कौन? बलबन। अब ये क्यों बता रहा हूँ, आगे मालूम चलेगा। ठीक, तो ये अलग प्लेनेट से आया था, ऐसा दिखता था, तो इसका नाम रख दिया था उलुग खां। उलुग अलग टाइप का दिखता था, कर क्या रखना? उलुग खां उसका नाम था। अब ये बलबन देखता है कि यार नासरुद्दीन महमूद कोई रुचि दिखा नहीं रहा है राजपाट संभालने में, शासन संभालने में, तो क्यों ना मैं संभालूं। ठीक, तो क्या करता है, इसकी जो बेटी रहती है, बहुत कम उम्र की बेटी रहती है, तो इस बुड्ढे से शादी करा देती। किससे? नासरुद्दीन महमूद से। मतलब ठीक, फिर नासरुद्दीन महमूद को क्या पाठ पढ़ाती है पता नहीं, ये बोलता है कि ठीक है राजपाट तुम संभालो। कौन संभाले? बलबन। ठीक है, तो ये अपना राज सिंहासन किसको दे देता है? बलबन को देता है। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। पहले तो उसके फेवर में काम किया, लेकिन मैंने बोला जब ये गद्दी पे बैठता है, जब बूढ़ा हो गया था, उसको कुछ खास रुचि नहीं थी। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था, चलो ठीक है, वो सुल्तान टोपी सीता था, अच्छी बात। बलबन को ये गद्दी पे बाद में बिठा देता है। ठीक है, अपना छोड़ देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। 2 सुल्तान ऐसे मिलेंगे, या बादशाह बोलो, सुल्तान या बादशाह, जिसके बारे में पूछा था कि जो टोपी सी के जीवन यापन करते थे। मतलब मेरे को राज घराने से पैसा नहीं चाहिए, राजकोष से पैसा नहीं चाहिए, मैं अपना टोपी सी पहनते हैं, टोपी मुसलमान लोग, वो टोपी सीकर जीवन यापन करने वाले 2 सुल्तान और बादशाह मिलेंगे, एक औरंगजेब और एक नासरुद्दीन महमूद। ठीक, क्लियर?
अब आता है गद्दी पे कौन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। अब गयासुद्दीन बलबन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में खास बात मैंने बताया कि इल्तुतमिश जो 40 सरदारों का एक दल बनाया था तुर्कान चीलगान, इनका हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि काम करना मुश्किल हो गया था। अब गयासुद्दीन बलबन को मालूम था कि अगर ये रहेंगे तो मैं फ्रीली काम नहीं कर पाऊंगा, और किसी को एक बार में मारा तो भैया बाकी लोग मेरे पीछे चढ़ जाएंगे। तो क्या किया, एक ही दिन में सबको निपटा देता है और बोले भी ये पद आज से समाप्त। जिस दिन गद्दी बैठता है उस दिन पद समाप्त कर देता, किसी 40 गुलाम सरदार को। तो तुर्कान चीलगानी का विनाश किसने किया पूछा जाए तो बलबन ने, ठीक। हमें पता है ये गुलाम था और खरीद के लाया, एक अजीब टाइप का दिखता था ये, उसको कोई इज्जत नहीं देता था, ठीक है। सुल्तान को ऐसे सलाम नमस्ते दुआ में याद रखना सब बोलते हैं, तो इसको कोई इज्जत नहीं देता था। तो क्या किया, ज़बरदस्ती बोला कि आज से मैं राज दरबार में एंट्री मारूं तो 2 प्रथा शुरुआत हो जाना चाहिए, सिजदा और पैबोज। पहले कोई सलाम नहीं ठोकता था तो बोला भैया अब सिजदा करना, अब सलाम तो छोड़ दो, ऐसे झुक के सिजदा करना वाला, ठीक। गाना बनता नहीं, सजदा किया सिजदा किया, लेकिन ये भी नहीं कर रहे थे। फिर बोले नहीं, इससे और ऊपर सजा दिया जाए, अब पैबोज, अब पैर भी चूमना है तुमको, मतलब पहले दूर से सिजदा कर रहे थे, अब यहाँ आओ अब पैर चूमो। फिर इसके बाद समझा कि भैया बलबन थोड़ा सन की किस्म का इंसान है, और कुछ प्रथा लागू कर दे, इतने में पैर चूमने तक लोग, मतलब ठीक ये चलेगा। तो सिजदा में पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की पूछा जाए तो पैबोस मतलब सुल्तान के पैर चूमना, और सिजदा मतलब ठीक सलाम नमस्ते करना, ठीक है, क्लियर। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन ये नष्ट किया। इसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था, उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, आयरन एंड ब्लड। ये 2 पॉलिसी देखने को मिलेगी, आयरन एंड ब्लड और एक स्वॉर्ड एंड ब्लड। ये नीति क्या था, देखो कोई राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है, तो भले ताज पहन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि एकदम रिलैक्सेशन, बेड ऑफ रोजेस है। बेड ऑफ रोजेस एक अंग्रेजी में कहावत है, बेड ऑफ रोजेस मतलब एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन, कितने भी अच्छे पद पे पहुंच जाओ टेंशन रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ भले सुल्तान बन तो जाते हैं, लेकिन इतने विरोधी रहते हैं उसके, ठीक, हर जगह छोटा मोटा विद्रोह होते ही रहता था, तो लोग उतने लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे, या राज्य विस्तार में समय दे ही नहीं पाते थे, ठीक, विद्रोह होते रहता था। तो बलबन से पहले जितने भी विद्रोह होते थे उनको जाके समझाने का प्रयास किया जाता था, ठीक है तुमको क्या चाहिए, एक अलग क्षेत्र चाहिए, लो ले लो पैसा चाहिए ये लो, ठीक है। जो बलबन आया ये बोला कि अब जो भी विद्रोह करेगा या तो मैं खत्म या तुम खत्म, ठीक। तो यही नीति क्या है, लौह एवं रक्त। लौह एवं नाम से ही क्लियर है कि भैया अब खून बहेगा, अब कोई विद्रोह किया, च्यों च्यों किया, हल्ला किया, खून बहेगा, ठीक है। तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया पूछा तो बलबन। इसके सारे पॉलिसी वैसे ही कठोर टाइप के रहते थे, ठीक। तो आयरन एंड ब्लड की नीति किसने अपनाया, लौह एवं रक्त की बलबन। एक वैसी मिलता जुलता नहीं थे, स्वॉर्ड एंड ब्लड, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसे ये है थोड़ा सन की किस्म का, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी था। इसकी तो और कहानी मिलती है, एक बार इसको एक व्यापारी ठग देता है, पहले वाला कहानी सुने हो, व्यापारी ठग देता है, ये मटन खरीदने जा रहा है, 5 किलो मटन मांगता है कि आज खाऊंगा, इसको 3 किलो पकड़ा के भेज देता है, 2 किलो का काटा मार देता है, ठीक है। घर जाके देखता है उसका पेट नहीं भरता, बोला भैया कहीं न कहीं कमी है, फिर चेक करवाता है, फिर 5 किलो मांगता है, इस बार उसको 2 किलो दे देता है। अब क्या करें, उसके शरीर से ही मांस कटवा लेता है, अब बोले ये मटन नहीं खाना है, ठीक है। तो जितने भी व्यापारी थे इसने नीति लागू की थी, जितने भी व्यापारी हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूँ, अगर कम तौले तो उनके शरीर से ही मांस लेना। तो जो पतले दुबले रहते थे फिर वो सोचते नहीं थे, नहीं समझे, फिर उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो स्वॉर्ड एंड ब्लड की नीति कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छे अच्छे पॉलिसी भी लागू किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अच्छा काम किया था। हम लोग उसको एक विलन के रूप में देखते हैं, विलन हमारी नज़र में, लेकिन प्रशासन उसका अच्छा था, ठीक। जैसे कई व्यापारी लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ कोई सामान सपोज वाटर बॉटल 20 रुपये में मिलता है बिस्लरी का, अगर 20 रुपये में बॉटल मिल रहा है, आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओगे 30 रुपये में मिलेगा, आप खरीदते हो, खरीदना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो ऊपर चढ़ते चढ़ते और ऊपर ही पहुँच जाओगे, नहीं मोल भाव करोगे। तो बोला कि सामान कहीं भी बिके एक ही प्राइस रहेगा, फिक्स रेट, कोई मोल भाव वाला सिस्टम नहीं।
ना व्यापारी करेगा ना तुम करोगे। जो प्राइस डिसाइड कर दिया मतलब वही प्राइस। अब तुमको फायदा हो नुकसान हो रहा तो मत बेचो, ठीक है, लेकिन बेचोगे तो एक ही प्राइस रहेगा। खैर वो अलाउद्दीन खिलजी वाला पॉइंट आएगा तब देखेंगे। तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन की और तलवार एवं रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। और नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, ठीक, अलग दिखता था, ऐसे याद किया हूँ, अलग दिखता था करके उसको उलूग खां की उपाधि दी। अब इसके मंत्री बोले कि भैया हमेशा तुम सीरियस मोड में बैठे रहते हो। इसके बारे में कथन है कि सुल्तान के बारे में कथन कहा गया है कि ना खुद हंसता था ना दूसरे को हंसने देता था, ठीक है, ना खुद हंसता था ना दूसरे को हंसने देता था। किस सुल्तान के बारे में युक्ति कही गई है? बलबन के बारे में, एकदम सीरियस मोड में रहता था। तो उसके मंत्री सुझाव दिए कि भैया कुछ तो खुशी का माहौल लेके आओ। बोला ठीक है, तो क्या किया जाए? तो एक फारसी त्यौहार है न्यू ईयर टाइप का, नवरोज़, ठीक है, नवरोज़। तो नवरोज़ को कौन लेके आया? बलबन लेके आया। मतलब फारसी त्यौहार था, पर्शियन लोग का त्यौहार था, इधर मनाना चालू किए। कौन? बलबन के कहने पर। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ये अमीर खुसरो और उसके जो गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, मतलब इन लोग बहुत लंबे समय तक जिए। ये दोनों गुरु और शिष्य 7-8 सुल्तानों का शासन देखते हैं इन लोग। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये 7-8 लोगों का शासन देखते हैं। कौन? अमीर खुसरो और उसके जो गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो अमीर खुसरो अमीर हसन रहते थे उसके दौरान में। बढ़िया बात। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन द्वारा निर्मित किया गया था। अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको। दीवाने इस्तिहाक एक पेंशन डिपार्टमेंट था, ठीक है। दीवाने अर्ज सैन्य डिपार्टमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें दीवाने अर्ज मतलब ये मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक। तो इसका गठन किसने किया पूछा जाए तो बलबन ने। दीवाने खैरात हो गया, दीवाने अर्ज हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। तो जो सैन्य डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज नाम का, उसको किसने निर्मित किया था पूछा जाए तो बलबन ने, ठीक। फिर लास्ट व्यक्ति आया शमसुद्दीन कैमूर्स। तो शमसुद्दीन कैमूर्स का सेनापति रहता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। तो ये शमसुद्दीन कैमूर्स को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो शमसुद्दीन कैमूर्स के बारे में क्या याद रखना? बस इतना याद रखना कि गुलाम वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अभी थोड़ा बहुत कहानी के साथ इसको रिलेट करा दे रहा हूँ, घर जाके इसको याद कर लेना। हिस्ट्री समझने का चीज़ नहीं, याद करने की चीज़ है। एग्जाम में याद ही रहेगा तो ही बना पाओगे, है ना। तो घर जाके प्रेम पूर्वक आपको क्या करना है? याद करना है। अब देखो खिलजी वंश, इसको भी खत्म करा देता हूँ। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 चलता है, मतलब गुलाम वंश पूछा जाए तो 1206 से 1290 चलता है। अगर खिलजी वंश पूछा जाए तो 1290 से स्टार्ट होता है, 1320 तक चलेगा, ठीक। अब इसमें 3 शासक कल मैं याद कराया था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और अब वो पद्मावती वाली मूवी देखी होगे ना, तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक। तो जलालुद्दीन खिलजी, चलो ठीक, पिछले बार वीडियो दिखाया था, वीडियो सीन आप घर में जाके देख लेना। तो उसमें एक मोटा तगड़ा आदमी रहता है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का रोल करता है। उसका दामाद रहता है और गुलाम रहता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पहले गुलाम रहता है, बाद में दामाद बन जाता है, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका दामाद, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। तो गद्दी पे तो ये बैठता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, क्लियर। अब ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये मंगोलों से लड़ते लड़ते थक जाता है, ठीक। तो पहली बार भेजता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो मंगोलों से सुरक्षा करने में ये कामयाब रहता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तब से उसके नज़र में अलाउद्दीन खिलजी का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी घमंड में आ जाता है कि नहीं यार, अगर मैं मंगोलों को हरा सकता हूँ तो फिर इधर भारत का सत्ता भी संभाल सकता हूँ। तब इसकी नज़र टिक जाती है किस पे? गद्दी पे, राज सिंहासन पे, है ना। अब इसको क्या यूपी के क्षेत्र तरफ भेज देता है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, जिसका नाम था कड़ा और मानिकपुर नाम का दो एक सूबा रहता है, कड़ा और मानिकपुर, ये यूपी तरफ पड़ेगा, कड़ा मानिकपुर, जिसको साथ में नाम लिख दिया कड़ा मानिकपुर, जहाँ पे उसकी हत्या होती है, किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका दामाद और गुलाम का नाम क्या? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये रणवीर सिंह, ठीक है। तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का रोल करता है। उस मूवी को जाके देखना, बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक। तो इसने किसको राजधानी बनाई? तो किलो खरी। तो अगर उसका कैरेक्टर देखोगे ना, उसमें मोटा तगड़ा आदमी था, 100 किलो का, तो खुद दिखता। तो 100 किलो से किलो खरी याद रखना, ये दिल्ली हरियाणा के आसपास कहीं पे है किलो खरी। तो उसको अपनी राजधानी बनाता। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मंगोलों से लड़ने के बाद
इसको कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बना के भेजता है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। उसके अंतर्गत मात्र 8,000 की सेना रहती है, किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए था क्या? ये गद्दी। उसके लिए चाहिए था पैसा और सेना, दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट थी, पैसा और सेना। और इस समय की बात मैं आपको बता दूं, कोई भी अपने पास परमानेंट मिलिट्री नहीं रखता था, जब जरूरत पड़ा तब मिलिट्री रख लिए। अब सेना रख रहे हैं तो उसका सेना का काम क्या है? कोई बाहर से आक्रमण करे तो उसका रोकथाम करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, या फिर आपको लड़ाई लड़ना है तो आपके साथ जाएगा, लड़ेगा। तो यही दो काम था। और अगर ना आप लड़ाई करो ना आपसे कोई लड़ाई करे तो वो तो फिर फालतू हो गया ना रखना। इतने लंबे समय तक रखना, हर महीने उसको सैलरी देना, पैसा देना, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता था। तो कोई भी स्थायी सेना नहीं रखता था, परमानेंट मिलिट्री कोई नहीं रखता था। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने सिक्योरिटी के लिए और अपने कैपिटल की सिक्योरिटी के लिए रखते थे, बाकी जब जरूरत पड़ा दूसरे से पैसा देके मांग लिए, जितना सैलरी देना है जब जरूरत पड़ा तो पैसा देके मंगा लिए सेना। ठीक है, भाड़े के गुंडे लोग को बुला लिए, ऐसा सिस्टम चलता था। ठीक है, तो 8,000 की सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब इसको भी चाहिए था सेना, और सेना किससे आता? पैसे से, पैसा देके खरीदता सबको। तो पैसे के लिए क्या करे? अब ये मांगेगा थोड़ी जलालुद्दीन खिलजी को, इसको तो यहाँ कड़ा मानिकपुर के सूबेदार से सूबेदारी भेजना रहता था, तो वापस थोड़ी मांगेगा पैसा, किस लिए चाहिए, नहीं आप ही मारने आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं बोलेगा। तो पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा चाहिए? तो ये टारगेट करता है देवगिरी को। ठीक है, देवगिरी, इधर कड़ा मानिकपुर से ये आता है देवगिरी। देवगिरी को लूटने के लिए आया रहता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है, उस टाइम में देवगिरी में यादव वंश का शासक रहता है, और यादव वंश का शासक का नाम था रामचंद्र देव। तो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो रामचंद्र देव को हराने जाता है। ठीक है, तो देवगिरी में उसका किला रहता है, देवगिरी फोर्ट, वहाँ पे ही आक्रमण करने जाता है। एकमात्र उद्देश्य क्या? कि पैसा लेके आऊँ, पैसा से सेना खरीदूँ और फिर आक्रमण करूँ, किसके ऊपर? जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर। ठीक, तो ये 8,000 की सेना लेके आता है। अब इस टाइम ये देवगिरी की यादव शासकों की बदकिस्मती इतनी, जो रामचंद्र देव का बेटा रहता है वो दक्षिण में आक्रमण करने के लिए निकल जा रहता है अपनी पूरी सेना को लेके। तो जो किला रहता है उसमें कुछ ही सैनिक बच जा रहते हैं, और पूरी सेना लेके कौन चल देता है? उसका बेटा इधर साउथ इंडिया भग जाता है। ठीक है, अब ये देवगिरी फोर्ट जो रहता है उसको चारों तरफ घेराबंदी कर लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फूड सप्लाई सब रोक देते हैं। तो कुछ समय बाद जो रामचंद्र देव था उसको सरेंडर करना पड़ जाता है। ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी कब तक ऐसे बिना राशन पानी के रहेंगे? अब वो देवगिरी पे चढ़ाई कर पानी रहते, लेकिन सब तरफ से घेराबंदी कर लिए, ना सामान आएगा ना जाएगा। कुछ समय बाद ये सरेंडर कर देते हैं, ये पूरा संपत्ति लेके वापस आ जाता है कहाँ? कड़ा मानिकपुर में। अब ये खबर मिलती किसको? किलोखरी में बैठे जलालुद्दीन खिलजी को। तो इंतजार करते रहता है कि ये लूटा हुआ सामान तो अल्टीमेटली सुल्तान का, राजा का है, तो कब आएगा मेरे पास पैसा, कब आएगा पैसा, ये देखते रहते हैं, इंतजार करते रहता है। जब नहीं आता तो वो खुद चले जाता है, किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहाँ? कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में कि जो पैसा लूटे वो दो मेरे को। तो अलाउद्दीन खिलजी उसके लिए सरप्राइज रखे रहता है, उसको मरवा देता है, किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। तो कड़ा मानिकपुर पे उसकी हत्या हो जाती है, किसकी? जलालुद्दीन खिलजी को। अब गद्दी पे कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है, और इसको सफलता दिलाने का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, दो इसके प्रमुख वफादार। एक का नाम रहता है मलिक काफूर, जो कि एक हिजड़ा रहता है। ठीक, और एक का नाम रहता है जफर खां। ठीक, एक मलिक काफूर और एक जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी शासक हुए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये ज़्यादातर अपने राज्य या क्षेत्र विस्तार क्यों नहीं कर पाए। तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, उसमें एक कारण ये भी था कि इनकी लड़ाई लगातार मंगोलों से होते रही। तो मंगोलों से लड़ते रहते थे तो फिर आधी सेना उसी में व्यस्त रहती थी, दूसरे जगह कहाँ आक्रमण करें, तो लोग क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन ये क्या किया? आधी सेना को बांटा, जफर खां के हाथ में दिया, कुछ सेना अपने पास रखा और कुछ मलिक काफूर को दे के भेज दिया। अब ये सिकंदर के बारे में सुना था कि यार सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, लेकिन इसका सपना अधूरा रह गया, लेकिन इस सपने को मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो मैं भी एक सिकंदर हूं, ऐसा बोल के सिकंदर सानी की उपाधि खुद धारण कर लेता। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खुद से सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया कौन? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? खुद कुछ सेना रखता है, और मिडिल इंडिया जो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब क्षेत्र में राणा रतन सिंह वाला आक्रमण देख लो, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, ये जो मिडिल इंडिया रहता है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट, वहाँ पे मोर्चा कौन संभालता है? अलाउद्दीन खिलजी। साउथ इंडिया को जीतने के लिए भेजे रहते हैं किसको?
मलिक काफूर को, और मंगोलों से लड़ने के लिए किसको भेजता है? जफर खां को। जफर खां की बाद में मृत्यु हो जाती है, मतलब मंगोलों से लड़ते लड़ते वो मर जाता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या प्रशासन में सुधार करते उसको देखो। इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था, अली तथा गुरशास्प नहीं, अली गुरशास्प था। ठीक है, अली गुरशास्प किसके नाम? अलाउद्दीन खिलजी का नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है, नगद वेतन देना चालू किया। नगद वेतन देना चालू किया मतलब क्या? मैंने बताया कि परमानेंट मिलिट्री रखा था। क्यों रखा था? बाकी लोगों को लड़ना रहता था, नहीं लड़ना रहता था, बाकी लोगों के ऊपर आक्रमण हो नहीं हो ये फिक्स नहीं रहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का तो एक सपना था कि भैया पूरे भारत को जीतूं और दूसरे जितने क्षेत्र मालूम है मेरे को सबको जीतूं। तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए। तो सेना का यूज हो तो पैसा दो तो समझ आता, तो ये तो यूज करेगा ही। तो इसने परमानेंट मिलिट्री का कंसेप्ट लाया, स्थायी सेना, कोई किराए वाला नहीं रहेगा सिस्टम। किराए वाले में क्या दिक्कत है? कोई किराया पैसा दे के लेके आ रहे हैं युद्ध के मैदान में, सामने वाला ज़्यादा ऑफर कर दिया, उधर से लड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन किधर से लड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम ना हो करके परमानेंट मिलिट्री रखना चालू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उसको नगद वेतन देना। नगद वेतन का क्या मतलब? जो पेमेंट होगा मंथ के लास्ट में पूरा कैश पेमेंट होगा, मुद्राओं में पेमेंट होगा। नहीं पहले क्या जमीन दे देते थे, ये जमीन लो और इसमें खेती किसानी 1 साल होगा, 1 साल के बदले ये जमीन रखो, इसमें तुम खेती किसानी करो, इसको अधिया रेगा में दो, जो करना है करो, इससे जो पैसा आएगा तुम रख लेना। ठीक, जो काम कर रहे हैं, जॉब किस लिए कर रहे हैं भैया? पैसे के लिए कर रहे हैं। ठीक, कोई सेवा के लिए नहीं करता, नाम बस है सेवा। प्रशासनिक सेवा में क्यों जाएंगे? सेवा करने के लिए। सेवा करते जरूर हैं लेकिन दूसरे की नहीं, खुद की। तो हर किसी को क्या चाहिए था? पैसा। तो उनको मोटिवेटेड रखने के लिए उसने नगद वेतन देना चालू किया। महीना खत्म होगा पैसा ले जाना। ठीक, स्थायी सेना क्यों रखना चालू किया ये भी देख लिए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या? नगद वेतन, स्थायी सेना, इससे क्या स्वामी भक्ति आते हैं। नगद वेतन दोगे और सैलरी पे रखोगे ना किसी को, तो स्वामी भक्ति का भाव जागृत होता है। ठीक है, किराया वाला फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हो जाता है। ठीक, नगद वेतन देना, स्थायी सेना रखने की चालू की। इसने घोड़ा दागने और सैनिकों की होलिया लिखने की प्रथा भी चालू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये क्यों घोड़ा दागने और सैनिकों की होलिया लिखने? एक वो पद बताया था ना अमीर अकुर, तो इनको घोड़े के हिसाब से सैलरी जाता था, पैसा जाता था। मतलब किसी के अंडर 100 घोड़े हैं, ठीक है, 100 घोड़े हैं और 100 सैनिक है, तो उनके हिसाब से बुलाता था। पैदल सैनिकों का अलग सैलरी था, घुड़सवार सैनिकों का अलग सैलरी था, ये सब सैलरी देते थे। और जो युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले घोड़े थे वो अच्छे नस्ल के होते थे, अरबी नस्ल के, बाहर से इंपोर्टेड वाले आइटम थे। कौन? घोड़े लोग जो भैया युद्ध के मैदान में जाए तो थके ना, वही हाँफ रहा है, भाग ही नहीं रहा तो खत्म हो जाए। तो भी अच्छे स्टेमिना वाले घोड़े के लेके आते थे, तो इन लोग ले जाते थे, युद्ध में मारा गया बोल के वो घोड़ा बेच दिए और खच्चर लेके आ जाते थे। ठीक है, या दूसरा सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी सुने नहीं, जैसे हर ब्रांडेड जूते या घड़ी का एक फर्स्ट कॉपी रहता था, तो फर्स्ट कॉपी घोड़ा लेके आ जाते थे। ठीक है, अभी जब सैलरी देता था ना तो घोड़े वाला, देखो घोड़े दागने वाला प्रथा तो वही अच्छे नस्ल का घोड़ा। अब जाओगे देखो घोड़ा आपको 50-60 हज़ार, 2 लाख, 1 लाख से भी स्टार्टिंग मिल जाएगा घोड़ा। जो आप शादी में घोड़ी में बैठते हो वो 2 लाख 2.5 लाख तक के रेंज का रहता है, लेकिन रेसिंग वाला घोड़ा देखोगे तो फिर वो करोड़ों अरबों में रेट जाता है उसका। तो क्वालिटी है, तो अच्छे क्वालिटी बेच के उसको डुप्लीकेट आइटम चाइना माल पकड़ा देते थे। तो बोला घोड़े दागने का प्रथा। ठीक है, घोड़े दागना, इंसानों को नहीं, सैनिकों को दाग देंगे तो भाग जाएंगे। घोड़े दागने की प्रथा, निशान बनाना, टैटू। ठीक है, तो टैटू बनाते थे। सैनिकों का हुलिया लिखने पर था। अब सैनिकों का हुलिया कौन कैसा है समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा सैनिक है, दूसरे के सैनिक है, समझ नहीं आ रहा है। बॉडी गार्ड रखे हैं, पूरा ऊपर से नीचे आर्मर पहना हुआ, समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या सैनिकों का हुलिया लिखना चालू किया। एक बार इसके ऊपर आक्रमण हो जाता है, इसका पर्सनल बॉडी गार्ड 6 महीने तक इसके साथ रहता है, बाद में मालूम चलता है कि भैया वो जासूस था, इसी के ऊपर आक्रमण कर देता, बच जाता है। तब से वो सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी चालू कर देता है। ठीक है, क्लियर। इसने खम्स, लूट कथन में सुल्तान का हिस्सा, किस्सा नहीं हिस्सा, 1/4 के स्थान पर 3/4, ये क्या देखो, खम्स होता था लूट कथन। अब पुराने समय में मैंने बोला कोई अपनी जान की बाजी, लड़ाई झगड़ा कर रहा है मतलब जान जाने का रिस्क है, नहीं हाथ पैर कटने का रिस्क है। ठीक है, तो सिर्फ वो थोड़े बहुत पैसे के लिए अपना जान बाजी में थोड़ी लगाएगा। तो लड़ाई लड़ते थे, सामने वाले के पास कुछ आभूषण है, अंगूठी पहना है, सोने का कुछ मुद्रा, जो भी है पैसा, तो वो लूट के लेके आते थे। तो उसमें सुल्तान का हिस्सा रहता था 1/4, सुल्तान का हिस्सा 1/4, और जो सैनिक लड़ रहा है उसका हिस्सा था 3/4। तो उसी से मोटिवेशन मिलता था ना, जितने लोगों को मारेंगे, जितना ज़्यादा लूटपाट करेंगे उतना ज़्यादा हमको पैसा मिलेगा। 1/4 और 3/4 का रेशो था। ठीक है, लेकिन ये कब तक
सही लगता था जब उनको थोड़ा बहुत सैलरी मिल रहा है, कभी कभार पैसा मिल रहा है, और वो लोग इसी पे ही काम चला लेते थे, लड़ने के लिए उतारू रहते थे। अब ये बोला कि भैया तुमको मैं परमानेंट रख रहा हूँ इतने सारे लोगों को, और हर महीने सैलरी दे रहा हूँ, नगद वेतन दे रहा हूँ, भी कैश पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बावजूद तुम लूटोगे, वो भी पैसा तुम ही रख लोगे, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जेब तो खाली हो जाएगा। इसने बोला 1/4 मैं नहीं, 1/4 तुम रखना, और 3/4 मैं रखूंगा। ठीक, तो ये भी कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो सब पॉलिसी के पीछे कंसेप्ट समझ आ रहा है, तो याद रखने में आसानी होगा। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने पर व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया। मतलब जो कम तोला, वैसे रहता था ना बट्टा पहले, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आ गया तो नहीं होता, नीचे से चिपका देते थे बट्टा, फिर कम ज़्यादा तोल देते थे। इसमें तौले कम ज़्यादा, फिर बताया वो बैठने उठने के लायक नहीं बचता था। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली, प्राइस कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको, प्राइस कंट्रोल सिस्टम को दृढ़ता से लागू किया। जैसे महंगाई में एकदम प्राइस बढ़ जाता है, नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, फिर आम इंसान उसको खरीद ही नहीं पा रहा है, साइकिल चलाने में मजबूर हो जा रहा है। प्याज का दाम बढ़ गया, तो गुपचुप खाने जाओगे, जब प्याज का दाम बढ़ जाता है तो गुपचुप की जगह मूली डाल के दे दे, वो खट्टा पानी में फिर स्वाद पता नहीं चलता मूली है कि प्याज। ठीक है, तो नहीं तो कई लोग रहते हैं ना, भैया अलग से प्याज दो, अलग प्लेट में, 60.5 रुपये किलो प्याज है तो गुपचुप से ज़्यादा प्याज खा ले रहे। तो प्राइस कंट्रोल सिस्टम लागू किया। ठीक है, और बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली बोलते हैं, उसके बता दिया कि भैया एक प्रोडक्ट का प्राइस एक लिमिट तय कर देता था, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच पाओगे, अगर आपको नुकसान हो रहा है मत बेचो, नहीं पोसा रहा है मत बेचो। जैसे मैं पता है पहाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया, ऊपर जाओगे तो क्या प्राइस बढ़ा देता है, अरे भैया ऊपर लाना पड़ता है, मत लाओ, तो नहीं बेच पा रहे उतने पैसा तो मत लाओ। कोल्ड ड्रिंक भैया, कोल्ड ड्रिंक नाम ही कोल्ड ड्रिंक है ताकि वो ठंडा रहे, उसको फ्रिज में रखने का अलग से 2 रुपये लग लेते हैं, 2 रुपये 3 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते, नहीं 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये कई जगह ले लेते हैं। ठीक है, क्यों, अरे ठंडा फ्रिज में रखना पड़ता है भैया, उसको रखना ही पड़ेगा तुम फ्रिज में। ठीक, फिर कोल्ड ड्रिंक कैसा, हॉट ड्रिंक नहीं हो जाए, तो नहीं हो रहा फायदा मत बेचो, लेकिन बेचोगे तो एक निर्धारित पैसे में बेचना पड़ेगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, जो हिजड़ा था, तो उसे 1000 दिनारी, दिनार मतलब सोने का सिक्का, जैसे जीतल तांबे का था, टंका चांदी का था, दिनार मतलब सोने की सिक्का थी समझ लो, तो उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसको, मलिक काफूर को। अब कौन खरीदा था नहीं मालूम, वो मूवी में तो ऐसा दिखाता है कि वो जलालुद्दीन खिलजी उसके लिए गिफ्ट लेके आता है, ऐसा कोई सिस्टम, वो कहानी बना देते हैं। इसको जिसने भी खरीदा हो 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए किसका नाम क्या रख देते हैं, 1000 दिनारी। ठीक, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा, और लाइन से जितने भी साउथ इंडियन डायनेस्टी, एक मलिक काफूर की बहुत बड़ी उपलब्धि थी समझ लो, क्योंकि साउथ इंडिया का भौगोलिक स्ट्रक्चर आप देखोगे, थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन, महाराष्ट्र देख लो, औरंगजेब के टाइम में जब उसने दक्षिण भारत में अपना पूरा कब्जा जमा लिया था, उत्तर से दक्षिण तक औरंगजेब, तब जाके शिवाजी उभरे थे, उस टाइम शोषण से मुक्त किए थे समझ लो। मतलब शिवाजी को महाराष्ट्र में, अब भगवान को गाली दे लो महाराष्ट्र जाके चल जाएगा, शिवाजी को नहीं देख सकते, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल लो चल जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोल लो, कुछ लोगों को चल जाएगा, कुछ लोगों को नहीं चलेगा, लेकिन शिवाजी के बारे में नहीं बोल सकते, फिर हर मराठी बैंड बजा देगा आपका। ठीक है, तो उसका कारण भी यही है, एकदम एडवर्स कंडीशन में वो उभर के आए। उसका कारण ये था कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी उसे वहीं स्थानीय लोग ही समझ पाते थे, उबड़ खाबड़ लोग था। मतलब वहाँ पे एक उक्ति बोली जाती है कि जहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है वहाँ पे मराठे अपने घोड़े दौड़ा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है जो अंदर जंगल झाड़ी में उबड़ खाबड़ देखना कैसे रहता है, सिस्टम प्लेन ऐसा मैदान तो नहीं रहेगा। तो वैसे क्षेत्र को जीतने का काम किया था किसने, मलिक काफूर ने। अब ये एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं मलिक काफूर किसको किसको हराता है, जब साउथ इंडिया डायनेस्टी पढ़े हुए, प्राचीन इतिहास में वो कवर होगा जो नहीं पढ़े। राघव चेतन नामक पंडित था, ये मूवी में देखिए क्या, शाहिद कपूर हीरो रहता है ना उसमें, शाहिद कपूर बनता है राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी बनता है रणवीर सिंह, ठीक है, और दीपिका पादुकोण पद्मावती। इसको भगा देता है, ठीक है, किसको, ये राघव चेतन को भगा देते हैं, तो ये वहाँ जाके गुणगान करता है अलाउद्दीन खिलजी के पास कि भी एकदम कैटरीना कैफ जैसी दिखती है, कौन, पद्मावती। तो ये खुश हो जाता है, ठीक है, अब एक्सप्लेन करता है इतनी अच्छी तरीके से उसकी सुंदरता को एक्सप्लेन करता है कि उसका मन मोहित हो जाता है। उसमें डालोगे ना, सरहदें बहुत फैला ली, अब बाहें फैलाई जाए, ठीक है, तो बाहें फैलाने जाता है कहाँ, चित्तौड़, ठीक है, तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हरा देता है। फिर उन लोग जौहर कर लेते हैं, वो सब कहानी तो सुने होगे आप।
ठीक। इसको एक बार देख लो, अलाउद्दीन खिलजी, पढ़ो एक बार। चलो, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या है? एक मस्जिद बनाया। इसको याद कैसे क्यों? देखो, कोई जैसे मंदिर मस्जिद रहता है तो उसका बाहर दरवाजा रहेगा, ऐसे एकदम मस्जिद दरवाजा, और उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो किला। और कई मस्जिद मंदिर एकदम महल टाइप के दिखते हैं, ठीक है, गोल्डन टेम्पल महल टाइप का ही दिखता है। तो वैसे आगना मस्जिद, दरवाजा, किला और महल, तो चार चीज़। मस्जिद से आगना जमायत खाना मस्जिद बनाया, दरवाजे से आगना अलाई दरवाजा बनाया, ठीक है, किला से आगना सीरी का किला, ठीक है, फोर्ट ऑफ सीरी, महल हजार खंबा महल, इनका निर्माण करा है, ठीक है। तो मस्जिद हो गया, दरवाजा हो गया, किला हो गया, महल, ऐसे बनाना। तो जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल। अलाई दरवाजा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, क्यों कहा जाता है नहीं मालूम। ये कौन सा फोटो देखो, अलाई दरवाजा। मंगोलों के आक्रमण के समय युद्ध में अलाउद्दीन मंगोलों से रक्षा करने में सफल रहा था, लेकिन युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी के प्रिय सेनापति जफर खान की मृत्यु जाती है, बता चुका हूँ कहानी। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। तो जो मूवी में डायलॉग था ना, उसकी जो बीवी रहती है अलाउद्दीन खिलजी, जब वो लड़ने जाता है तो बोलता है कि सिकंदर सानी अब एक स्त्री महिला के लिए युद्ध करेंगे, तभी वो डायलॉग मारता है, सरहदें बहुत फैला ली, अब बाहें फैले जाए। मलिक काफूर द्वारा जीता गया प्रदेश और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध। देखो, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय करता है 1298 में, रणथंबोर 1301 में, मेवाड़ 1303 में और मालवा 1305 में, ठीक है। गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़ और मालवा। मलिक काफूर द्वारा जीता गया प्रदेश, ये पूरा साउथ इंडिया का मिलेगा, वारंगल के काकती वंश, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया, देवगिरी के यादव महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल वंश उधरी का एरिया है, मदुरै के पांड्य शासक, एकदम साउथ इंडिया, तमिलनाडु तक चल दिए, मदुरै उधरी पड़ेगा, ठीक है। तो देवगिरी के यादव रामचंद्र देव, अब सर अभी तो बताए थे इसको लड़ने तो अलाउद्दीन खिलजी गया था, हाँ गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी जाता है, रामचंद्र देव से संधि होती है, उसके बाद उसको पैसा तो दे के भेजता है और बोलता है कि हर 5 साल में मैं आपको पैसा भेजूंगा एक टैक्स के रूप में, मतलब मैं आपके अधीन तो स्वीकार कर लूँ। लेकिन जैसे ही इन लोग मंगोलों से लड़ने में बिजी होते हैं, वैसे ही रामचंद्र देव जो है वो पैसा देना बंद कर देता है, ठीक है, पैसा भेजना। तो अलाउद्दीन खिलजी मौके की तलाश करते रहता है कि कब दोबारा मौका मिले, इधर से मैं फुर्सत हूँ और दोबारा उसको मजा चखाऊँ। तो इस बार भेज देता है, अब खुद तो जा नहीं पाता, तो किसको भेज देता है? मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर हराता है रामचंद्र देव को, ठीक। तो पुराना ब्याज सहित पैसा लेते ही है, आगे के लिए फिर से राजी कर लेता है कि पैसा देना तुम रामचंद्र देव। फिर वारंगल के काकती वंश, प्रताप रुद्र देव, ये पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, वीर भल्लाल तृतीय द्वार समुद्र के होसल वंश और वीर पांड्य, मदुरै के पांड्य शासक है वीर पांड्य, ठीक है, इनको सब हराते हैं। इसको आप घर जाके याद रखना। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। दीवाने मुस्तकराज एक विभाग था, वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे अलग अलग मंत्रालय थे ना, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वैसे ये वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग, दीवाने मुस्तकराज, इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। क्या अध्यादेश जारी किए थे? गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है, जो स्पाई डिपार्टमेंट है। शराब निषेध कर दिया था, भले खुद पीता था, दूसरे नहीं पिए। कुलीन जाति में प्रतिबंधित किया। क्या चीज़ कुलीन जाति में प्रतिबंधित किया? मतलब हाँ, इंटरकास्ट मैरिज और जाके घुलना मिलना, ये सब चुगली चपाटी कीटी पार्टी, ये सब बंद करवा दिया। कौन? ये टाइम वेस्ट है। दान में दी गई भूमि पर कब्जा कर लिया, इसको खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर देता है। ये क्या अभी देखता था, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था? पैसा, लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। तो 1/4 वाले का हिस्सा तो 3/4 कर ही दिया था इसने। अब और कहाँ कहाँ से पैसा आए? तो लूट पाट करके पैसा लेके आता था। अब इसको देखता था, इतना बड़ा क्षेत्र पे कब्जा कर लिया मैं, जीतते गए,
जीतते गए बड़ा क्षेत्र आते गया, लेकिन टैक्स उतना नहीं आता। इतनी बड़ी भूमि है भारत की, पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो बताए उसके जो सीए रहते थे कि भैया आधा ज़्यादा भूमि ब्राह्मणों के पास है, और ब्राह्मणों को टैक्स फ्री में देते थे। कोई कुछ अच्छा काम किया, टैक्स फ्री लैंड दे दिए। ठीक। तो ऐसे बहुत सारी भूमि भूमि जो थी दान में दी गई भूमि थी। तो पूरा हिसाब किताब पुराना डिटेल निकलवाया, रिकॉर्ड, और सबको क्या कर दिया, खालसा भूमि। खालसा मतलब सरकारी लैंड, एक सरकारी होता है एक प्राइवेट होता है, तो समझ लो खालसा भूमि सरकारी वाला भूमि, सबको तब्दील कर दिया। ठीक। दान जो दिया था उसको समझ लो वापस मांग लिया। फिर उसके बाद आता कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब इसके मृत्यु पे अलग अलग कहानी है। ठीक है, कोई बोलता है कि मलिक काफूर ही मार देता है उसको। मलिक काफूर का रुझान था किसके तरफ, अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का रुझान दूसरे तरफ रहता था, कभी पद्मावती, कभी कहीं और कहीं और। तो मलिक काफूर इसको मरवा देता है, ऐसा कहानी मिलते रहता है। तो ठीक। फिर आता कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये थोड़ा डिफेक्टिव पीस पैदा हुआ था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के कर्मों का नतीजा था। ठीक। अब क्यों तो मालूम चलेगा आगे। अच्छा, वो मालूम इस लिखा हुआ लुसेंट की किताब में लिखा हुआ था, इसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों में इसका रुझान था। दरबार में नग्न दौड़ता था। ठीक है, नंगू पुंगू दौड़ते रहता था दरबार में। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक। अब एक बार क्या हुआ, इसका जो सेनापति था गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक नाम था उसका, ये गाजी मलिक गयासुद्दीन था, इसका सेनापति था। ठीक है। तो बताया दरबार में कभी ऐसी बिना कपड़े के चल देता था, कभी स्त्रियों का वेशभूषा धारण करके चल देता था। ठीक। तो उसको सर्कस बना दिया था। ठीक है। तो जब तक वो करता था तब तक सबको अच्छा लगता था, हाँ चलो ठीक है भाई, मनोरंजन हो रहा है। फिर एक बार गाजी मलिक को करने बोल दिया, अब तुम भी करो। ठीक है, मैं भी दौड़ रहा हूँ नंगू, तुम भी दौड़ो। तो तलवार निकाला, उसका सर काट दिया। ठीक है, किसका? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का। तो ये हो गया खिलजी वंश का समापन। और आगे पढ़ाऊँ? चलो ठीक, ऑफ कर दो।